अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आज है 5 जनवरी। उम्मीद है आपका नया साल बहुत अच्छा होगा और उम्मीद है आप खुश होंगे, आपको ढेर सारे पैसे मिले होंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। ये सारी ख्वाहिशें लेके 31 की रात लगता था पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है, चाहे वो लिबर्टी चौक में फायरवर्क्स देख रहा हो या फिर जो थोड़े अमीर तबके हैं वो रात को पार्टियाँ कर रहे हो। रियलिटी ये है कि ये सब कुछ एक झूठ है, दगोसला है। दुनिया मज़ीद एक बदतर स्टेज पे जा रही है। लोकली देखें, इंटरनेशनली देखें, कहानी सेम है हर जगह। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बैड लक चल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक बच्चे ने पहले ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट की और वो बेचारा उसमें फौत हो चुका। अल्लाह उसके घर वालों के लिए आसानियाँ करे। और उसने एग्जैक्ट जो रीज़न्स बताए और सामने है वो ये था कि जो अनड्यू प्रेशर है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अटेंडेंस की तरफ से, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की तरफ से और मेंटल हेल्थ एज अ होल सब्जेक्ट को डील ना करना या टीचर्स इक्विप ना करना, इवेंचुअली इस चीज़ तक वो पहुंचा। अब एक दूसरी बच्ची ने अटेम्प्ट की है सुसाइड। अभी वो क्रिटिकल कंडीशन में है जहाँ पे उसकी जबड़े, स्पाइन, टांगे और लंग्स को डैमेज हुआ है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने 5 जनवरी को सारी क्लासेस बंद की हैं ताकि वो सिक्योरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस कर सकें। ये एक स्टूपिड अप्रोच है। रियलिटी ये है कि जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम है और फिर सब्सिक्वेंटली जब वो लोग जॉब मार्केट में जाते हैं और उनकी जॉब मार्केट रियलिटीज़ डाउन करती हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। बच्चे डिग्रियां लेके बाहर तो आ रहे हैं, नौकरियां एग्जिस्ट नहीं करती। और जिस तरह वो डिग्रियां ले रहे हैं, जिस तरह के पैसे उनके माँ बाप दे रहे हैं, जिस तरह की उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो भी चीज़ समझ नहीं आती। ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में भी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। आप जैसे मर्ज़ी यूनिवर्सिटी बनाएं, कॉलेज बना लें, उसमें सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटोकॉल्स हों, उसमें मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल्स हों, कोई चक्कर ही नहीं। गाइडेंस काउंसलर्स अपना काम नहीं कर पाते, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम इतना एग्जैस्परेट हो गया कि आपकी यूथ जो इस वक्त है यूथ बल्ज में, जब भी इकॉनमी का यूथ बल्ज होता है ना तो उस इकॉनमी के अच्छे दिन होते हैं। हमारा ऑपोजिट चल रहा है, हमारा यूथ बल्ज ही हमारे घाटे फिट हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा उनसे डील कैसे करना है। फिर जो जनरेशनल गैप आ गया है बिटवीन जेन जी क्या कहते हैं और मिलेनियल्स एंड बेबी बूमर्स, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे उनके प्रॉब्लम्स के। उनकी इंडिविजुअलिटी को बंद करने के लिए एक मशीन में हम डालते हैं कि सेम मॉन्स्टर बन के निकले, जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इस पर क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ दिन वावेला होगा, शोर शोर मचेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। क्यों? जिन्होंने वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने थे वो खुद इतने मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं इसके बारे में सोचने का कि जनाब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो सेल्फ प्रमोशन में बिजी हैं। अब मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर हैं। मैं कराची जुमे वाले दिन से लेके इतवार वाले दिन था, तो कराची फ़र्स्ट हैंड मैंने काफ़ी इलाका देखा और मैंने वहाँ पे लोगों के हाल हवाल हालात देखे। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कन्विक्शन हो या रिजॉल्व हो इसको चेंज करने के लिए। वो अजीब कहानियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हाफिज़ नईम और रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से मत करें। भाई क्यों ना करें? प्रॉब्लम और हाईलाइट कैसे होगी अगर वो बंदा आवाज़ बन के सबके सामने आ रहा है। और जिस दिन बाय द वे वो ये बात कर रहे हैं, 5 लोग एक ओपन सोअर में गिर के क्रिटिकल अस्पताल में शिफ्ट होते हैं। 5 लोग शादी पे जा रहे थे। ठीक, तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसका पर्पस था मुल्क की इकॉनमी बना, हमने उसको ओपन गटर बना दिया जहाँ पे लोगों का जान माल कुछ सेफ नहीं है। तो हमारे पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं? अगर आप कहते हैं कराची में बुरा हाल है, हम पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट बसंत में इंटरेस्टेड है। पंजाब गवर्नमेंट सेल्फ प्रमोशन के छोटे बिलबोर्ड्स में इंटरेस्टेड है जिस पे अजीब किस्म के पैगामात लिखे हुए मरीन नवाज साहबा की तस्वीर के साथ। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड कि उनके सूबे में ये सुसाइड्स क्यों हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं ना, ये फंड करते हैं गवर्नमेंट को यार। बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े ज़मींदार, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे बैक पॉलिटिकल पार्टीज़। वो सिस्टम के अंदर इंट्रेंच्ड होते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कितना को शोर मच जाता है। शी वॉज एन अनसंग हीरो। जी हाँ, लाल परी गिलगित बल्तिस्तान के एक गांव शिमशाल से ताल्लुक है। तकरीबन 700 से 800 खवातीन को जचगी के प्रोसेस से गुजारा। वो क्या तिलिस्माती उनकी पर्सनैलिटी थी। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। सिर्फ 3,000 रुपये की बात है। सी यू देयर इंशाल्लाह। एक क्लेम बनाया गया था मियाँ आमिर के स्कूल्स के बारे में कि यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है एक बच्ची के साथ। उसके अंदर आप देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर फोर फ्रंट पे आते हैं। वो कहते हैं जनाब बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी।
और जब वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसके रिजल्ट्स पे कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, यानी कि हम सच तक नहीं पहुंच पाते। और अगर हम सच प्रेजेंट भी करते हैं तो हम खुद इतने झूठे होते हैं कि लोग सच मानने को नहीं तैयार होते। ये रियलिटी है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और इसी रियलिटी के अंदर आपके मुल्क में दहशतगर्दी भी हो रही है। अभी एडिशनल आईजी सीटीडी डीआईजी सीटीडी ने कराची सेंट्रल पुलिस के ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 टन एक्सप्लोसिव रिकवर किए गए हैं कराची से इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि एक हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोफेशनल ऑपरेशन किया था एजेंसी ने टू डिस्कवर एक गैंग जो क्या कहते हैं मटेरियल स्मगल किया था अफ़गानिस्तान से टू बलूचिस्तान टू कराची, जिनका प्लान था कि हम सिविलियंस को कराची में टारगेट करेंगे। और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं वो कौन है? जलील अलियास फरीद, नियाज अलियास किंग, हमदान अलियास फरीद। ये सारे कैप्चर टेररिस्ट बकौल पुलिस के इनके लिंक्स थे मजीद ब्रिगेड, BLA और BLF को। ये इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं ये अफ़गानिस्तान को सेफ़ हेवन इस्तेमाल करती हैं। तो ये आपकी रियलिटी है जिसमें मैं और आप एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मैंने और आपने फंक्शनिंग सिटीजन्स बनना है, जहाँ पे हमने मुल्क के लिए बेहतरी काम करना है, अपने घर के लिए बेहतर काम करना है। अच्छा, एट द सेम टाइम जो मुल्क छोड़ के लोग गए हुए हैं या भाग के गए हुए हैं या एग्जाइल हुए हुए हैं, सहाफ़ी, नॉन सहाफ़ी, एक्स पोलिटिकल मेंबर्स, आप उनको जो मर्जी कहें, उनकी क्या रियलिटी है वो भी बता देते हैं। जर्नलिस्ट मोहित पीरज़ादा के घर सज़ाएँ सुनाई जाती हैं 2-3 दिन पहले, तो उनके घर में आग लग जाती है। मोहित पीरज़ादा साहब खाने पे गए थे, उनकी बेटियां घर पे मौजूद थी, तो उन्होंने 911 कॉल की रात के 9:30 बजे अमरीकी टाइम के कि जनाब हमारे घर में आग लग गई, जहाँ पे गराज, इनर वॉल और एटिक में आग लगती है। अब शहबाज गिल साहब जो PTI के हैं वो के बकौल जनाब ये एक पैटर्न ऑफ थ्रेट्स है एग्जाइल्ड पाकिस्तानीज़ को कटेल करने के लिए। वन ऑफ केस में आग लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम शहजाद अकबर साहब उनके घर के ऊपर हमला किया जाता है, जहाँ पे उनके घर को तोड़फोड़ की जाती है। उन पे एक अटैक कुछ देर पहले हुआ था जहाँ पे उनके मुंह पे मुक्के बरसाए गए थे, नाक तोड़ी गई थी, जबड़े को डैमेज किया गया था। तो ये अगर ये सारी चीज़ें हमारी रियासत कर रही है तो नहीं करना चाहिए। ये क्या अजीब हम वक्त का ज़ाया कर रहे हैं। और अगर हमारी रियासत ये नहीं कर रही तो फिर कौन इन लोगों को टारगेट कर रहा है, और वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर। रियलिटी ये है कि हम एक अजीब सी टॉपसी टर्वी सी दुनिया के अंदर रहते हैं। अब इसी दुनिया के अंदर MQM ने सेव कराची कैंपेन लॉन्च किया, यानी पहले कराची को आग लगाओ, लसानी बुनियादों पे तबाहियाँ करो, कत्ले आम करो, फिर जो तुम्हारा लीडर है जिसके अंडर तुम सब बने हो, चाहे वो फ़ारूक सत्तार साहब हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, उसको माँ बहनी गालियाँ दो, कहे जी ये तो मर्डर करवाता था। करता कौन था? आप लोग ही करवाते थे। और कौन था? आप ही तंजीमें करवाती जिसके आप हिस्सेदार थे। और अब कराची सेव कैंपेन करो, सीटें आपको मिली हुई हैं, तो क्या कराची आपने सेव करना है? ठीक, रियलिटी ये है कि हर इशू एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर प्रेजेंट करके पॉलिटिकल माइलेज ली जाती है। नुकसान किसका है? अवाम उन्नास का। अच्छा, अवाम अपनी जो फ्रस्ट्रेशन निकालती है वोट के ज़रिए, चाहे वो मेरे इलेक्शन में जमात इस्लामी को जितवाना चाह रही हो या प्रोविंशियल और नेशनल इलेक्शन में उन्होंने PTI को वोट दिया, वो उनकी इच्छा सेटिस्फाई ना करो, लेकिन उनको कहो कि जनाब हम तुम्हारे वाली वारस हैं, हम तुम्हें बचाएंगे। अब मुर्तज़ा वहाब साहब जनाब अपेंडली को ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाह रहे थे कि जी मरियम नवाज़ साहिबा वगैरह का सलूक CMKP के साथ बहुत बुरा था, तो मैं ज़रा पॉजिटिव लाइट में आता हूँ। तो वो कहते हैं कि जनाब CMKP को पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलेगी जब वो कराची विज़िट करेंगे। कराची आना किसी को मना नहीं है, ये बात आके बिल्कुल सही है। कराची आ कोई भी सकता है, लेकिन वहाँ पे ना पुलिस ना ब्यूरोक्रेसी आपके जान और माल की हिफाजत कर सकती है, हिफाजत भी खुद ही करनी है। तो मेरा मशवरा होगा CMKP को अपनी सिक्योरिटी साथ लेके आए, क्योंकि जो शहर, जो सूबा अपने ही रिहायशियों का कुछ नहीं कर सकता, तो वो किसी और सूबे के आने वाले मेहमान का क्या ही करेगा। रियलिटी तो ये है। अब इस सारे के अंदर जब MQM कराची बचाने निकली हुई है, मुर्तज़ा वहाब साहब कराची बचाने लगे हुए हैं, मरियम साहिबा पंजाब बचा रही हैं, शहबाज साहब फेडरल गवर्नमेंट बचा रहे हैं, रियलिटी ये है कि हमारे ही लाहौर शहर में एक सिंगर को उसके ख़िलाफ़ पर्चा दे दिया जाता है। अब आप हैरान होंगे इस बात पे, ऐसा कौन सा क्राइम उसने कमिट कर दिया? उसने एक गाना गाया जो मलकू ने भी गाया हुआ था, जिसके अंदर कैदी नंबर 804 का जिक्र था। ये शालीमार गार्डन पे इवेंट था, टिकटेड इवेंट था, 3-3 हज़ार रुपये की टिकटें लोगों लेके आए थे। जो वो सिंगर थे उन्होंने लोगों की फरमाइश पे वहाँ पे वो गाना गा दिया। ठीक है, इसके ऊपर जनाब पुलिस ने एक्शन फौरी ले लिया, पर्चे काट गए। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है ये आप क्या कर रहे हैं, दुनिया कह रही है ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें शर्म ही कोई नहीं आ रही। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जनाब ये गाना अप्रूव्ड लिस्ट पे नहीं था। इस गाने में ऐसा क्या था जो ये अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं था? अगर आप कवालियों के अल्फाज सुने तो उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की जाती है जिसको तौहीन के ज़ुमरे में लाया जा सकता है, लेकिन वो बात आप कर सकते हैं। लेकिन कैदी नंबर 804 के बारे में गाना गा लें तो दिक्कत होगी। तो ये खौफ इमरान ने हमें एक टोटलिटेरियन स्टेट बना दिया है। इतना डर एक बंदे का जो जेल में, भाई
इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है तब मुसीबत है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है तब मुसीबत है। तो हम करें क्या एज अवाम, हम क्या करें? अगर खुदा ना खास्ता बसंत वाले दिन किसी ने लाउड स्पीकर पे ही गाना लगा दिया, फिर क्या करोगे? अरेस्ट कर लोगे। अगर बसंत की गुड्डी के ऊपर किसी ने खान साहब की तस्वीर लगा ली, फिर क्या करोगे? गोली मार दोगे। तो मत करो बसंत यार। अगर आप लोगों को एक्सप्रेशन का मौका दे रहे हैं और उस एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में कोई खान साहब की तारीफ़ कर रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप एक्सप्रेशन बंद कर दें, जो आप कर रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन का ज़रिया बंद कर दो, क्लैंप डाउन कर दो। ये अजीब एक बचगाना हिसाब है कि जनाब अगर प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आएगी तो प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर हमारे प्रोटोकॉल जो अफसरान के लगते हैं, जो पॉलिटिशियंस के लगते हैं, वो साफ़ गलियों से गुजरेंगे तो पूरा शहर साफ़ है जी। अगर इनफ इन्फ्लुएंसर्स हमारा स्मॉग कैंपेन करेंगे तो स्मॉग गायब हो जाएगी। स्मॉग कहेगी नहीं यार, सारे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं स्मॉग नहीं है तो मैं भी घर चली जाती हूँ। ऐसे नहीं होगा। मुर्तज़ा वहाब साहब कहेंगे आप पोलिटिसाइज ना करें सूअर के इशू को, यानी कि सूअर जो ये गटर खुले हैं उस इशू को, और लोग गटरों में गिरी जाएंगे तो वो गिरना नहीं रुकेंगे। हमारे एक झूठ बोलने से सच्चाई तब्दील नहीं हो जाती। आप मेरी बात समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब फराज खान ने वो गाना गाया, उसकी बदकिस्मती। ऑर्गेनाइजर्स ने लोगों को वहाँ बोलने की इजाज़त दे दी कि फरमाइश कर लें, उनकी बदकिस्मती। और पुलिस जिनका काम है हमारा दिफा करना, उनको एक ऐसी रियासत के ऑर्डर मानने पड़े जो सिर्फ कह रही जुल्म करो, उनकी बदकिस्मती। तो लूज लूज है सबके लिए जी। और ये लूज लूज के ऊपर मैं समझता हूँ एक तमाशा किया जाता है। वो क्या तमाशा है? मोहसिन नकवी साहब ने FIA को कहा है आप क्रैकडाउन करें स्मगलिंग के ऊपर जो ह्यूमंस की हो रही है। ओके, वेरी गुड। इसके लिए उन्होंने रेंजर्स की तारीफ़ की, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के इस्टेब्लिश किया पीस कराची में, जिसकी वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री चल पड़ी। यानी कि वो उन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोगों का कत्लेआम हुआ था। ये बात समझें जो वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर मोहसिन नकवी साहब CCD से भी इतफाक़ करते होंगे, क्योंकि क्लियरली प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या पहले प्रॉब्लम को मानो ना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम को मानो तो बैंग बैंग बंदा मार दो। ये कोई किस जानवर मुल्क में हम रहते हैं समझ नहीं आता। अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मेजर प्रॉब्लम है दहशतगर्दी का, इसमें कोई इशू नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हमने यहाँ लास्टिंग पीस बनाना, ये भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा। लेकिन जो पार्टी गवर्न कर रही है KP को, उससे हमने बात नहीं करनी, उसको हमने लिफ्ट नहीं कराना, उसके CM की तजलील करनी है, उनको इन्वॉल्व नहीं करना किसी प्रोसेस में। वो जिरगा करना जाए, कहना है आप एंटी पाकिस्तान है। उनका पिछला CM क्या जनाब मैं तालिबान से बात करूं, आप कहें एंटी पाकिस्तान हो तुम। तो आप बेसिकली ना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उसका मलबा किसी पर डालना चाह रहे हैं ताकि आप अगेन उसकी पॉलिटिकल माइलेज रह सकें। जो लोग इस वक्त कश्मीर के सपोर्ट में आवाज़ें उठा रहे हैं, वो लोग ज़रा अपने गिरबानों में झांकें। देखिए, जनवरी 5 जो होता है वो UNSC के रेजोल्यूशन नंबर ऑफ 1949, जहाँ पे कश्मीरियों का राइट टू डिसाइड द फ्यूचर और UN सुपरवाइज प्लेबसाइट की डिमांड को लेजिटिमाइज करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा से कैंपेन कर रहा था। लेकिन इनके हमायती कौन है? आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब। अब ये बात क्या कर रहे हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करिए कि ये लोग लिटरली हमारे राइट्स यूसर्व करके फिर हमें समझाते हैं कि वो किस तरह राइट्स देंगे और लोगों को। उन्होंने कहा, ज़रदारी साहब ने कहा कि जी क्रेडिबल स्टेप्स टू एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होने चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। आज़ाद जम्मू कश्मीर गलती से हमने कह दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एक्शन कमेटी है उसकी बात नहीं सुननी हमने, लेकिन हम मकबूजा कश्मीर में जाकर आज़ादी दिलवाएंगे। उन्होंने कहा जी जो ऑन ग्राउंड पोलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, प्रोलॉन्ग डिटेंशंस, कोर्सिव लॉज, डिस्प्लेसमेंट और फियर है वो इंतहाई अफसोसनाक है। दोबारा बोलूँगा, पोलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, प्रोलॉन्ग डिटेंशंस यानी कि लोगों को बिला वजह जेलों में रखना, कोर्सिव लॉज ऐसे कानून बनाना जिसके तहत ह्यूमन राइट्स दबाए जा सकें, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लोगों को अपने घरों से निकाल के रेफ्यूजी कैंप्स में भेज देना, और डर। लग नहीं रहा पाकिस्तान की बात हो रही है, हैं? महसूस हुआ ना? ये रियलिटी है। हम कश्मीर के लोगों के लिए जान देने को तैयार हैं, हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन जब हमारी रियासत किसी बड़े फोरम पर जाकर ये बातें करती है तो अगले भी कहते हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में गाना गाने पे पर्चा हो गया, इसी मुल्क में हुआ है। इज़ दैट नॉट कोअर्सिव? ये फियर नहीं क्रिएट करता? PTI का झंडा लहराने पे इश्यूज बन जाते हैं, इज़ दैट नॉट कोअर्सिव? मुरीद के ऊपर बात करने के लिए कि आपने कत्लेआम किया है तहरीक TLP के मेंबर्स का, उसके ऊपर चैनल बंद कर दिए जाते हैं, बंदे उठा दिए जाते हैं, इज़ दैट नॉट कोअर्सिव? यहाँ पे एक्स पार्टी हमने जर्नलिस्ट को सजाएं दे दी हैं डबल,
इज़ दैट नॉट कोर्सिव? मैं तो कहता हूँ कि जनाब हमें कश्मीरियों के लिए जान हाजिर कर देनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भी, जो अपने राइट्स के लिए शोर मचा रहे हैं और आप उनको मजाक में डील कर रहे होते हैं। तो हमें अपने गिरबान में देखना है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं UNSC इज़ दी ओनली रूट, कि जनाब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाहिद रूट है। अच्छा, ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ़ें कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो UNSC को समझा ही कुछ नहीं है। तो सर आप ज़रा वेनेजुएला वाला इंसिडेंट में बोले ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल गलत किया, आप नहीं बोलेंगे। तो आप एक प्रिंसिपल को इस तरह इनकन्सिस्टेंटली कैसे पेश कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सारे ये करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ट्रिब्यूट दिया, उन्होंने कहा जो रेजिलियंस, करेज और अनवेवरिंग स्ट्रगल है अगेंस्ट ओप्रेशन, ये इसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो जो सिंध के अंदर सिंधी राइट्स मूवमेंट्स थी जिनको क्रश करती है पीपल्स पार्टी और उनके जागीरदार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो एवरेज सिंध का रेजिडेंट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसकी करेज को आप मानते हैं? नहीं, आप दबाते हैं। उन्होंने कहा कि UN और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बातों से आगे बढ़ के UNSC रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। UNSC के तो और भी बड़े रेजोल्यूशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशन भी एग्जिस्ट करता है, प्रिजनर ट्रीटमेंट की भी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, आपके मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के इम्प्लीमेंट करने की भी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। बल्कि अब तो ट्रंप सरकार ने कहा है कि जनाब जहाँ पे हमें लगेगा लोगों के राइट्स यूसर्प हो रहे हैं वहाँ पे ऐसे माड़े मोटे ऑपरेशन हम कर देंगे। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? हम अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। मरीम साहिबा ने कहा कि कश्मीर का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फंडामेंटल है। उन्होंने कहा कि फ्री और फेयर प्लेबिसाइड के बगैर मामला आगे नहीं चल सकता, और डिनाई करना कि यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी को तबाह किया जा रहा है एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसी पंजाब गवर्नमेंट की अज़मा बुखारी साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो वो ये मानने को नहीं तैयार कि कोई गलती हुई थी CM KPK के इस्तेमाल में। तो ये क्या है? आज हमारा एक एवरेज पाकिस्तानी इतना कंफ्यूज क्यों है कि एक तरफ वो मुझसे कहते हैं असूल ये है, फिर हम उसे वायलेट करते हैं। यानी कि वालदैन सबक देते हैं कि झूठ ना बोलो, फिर झूठ बोल के दिखाते हैं। तो हमारी रियासत भी ये कर रही है, और रियासत तो माँ होती है। तो अगर घर में माँ ये कर रही है तो फिर इंटरनेशनल स्टेज भी माँ यही करेगी। दुख होता है जी इन चीज़ों से। मैं आपको सीधी बात बताऊँ कि हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं चैनल देखते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में हमें मैसेज करते हैं, हमसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उनको हम क्या कहें, क्या बताएं? ये एक लतीफ़ा है, ये आपके साथ जोक होगा। अच्छा, अब वो स्टेज आ गई है कि कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट कर आउट कर करके हम थक गए। अब तो बस मुस्कुरा ही सकते हैं कि जस्ट ये हो रहा है, अब क्या कह सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इनफ थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम बांग्लादेश की बात करें। नहीं, आप परेशान ना हो, हम बांग्लादेश की जो पाकिस्तान से सेपरेशन थी उसकी बात नहीं कर रहे, हम बांग्लादेश के इंडिया के साथ एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जहाँ पे बांग्लादेश ने कहा है कि हम कोई T20 का वर्ल्ड कप मैच इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है जो इंडिया ने एज़ पार्ट ऑफ ए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कुछ बांग्लादेशी प्लेयर्स को IPL से निकाल दिया। और जो इंडिया से रिमार्क्स बांग्लादेश के बारे में आजकल आ रहे हैं वो भी इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं। ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है जो शुरू भी इंडिया ने की। जब इंडिया ने रिफ्यूज़ किया हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे या हम पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। जब आप इस तरह की स्टूपिड गेम खेलेंगे तो स्टूपिड प्राइजेस मिलेंगे। एक गेम है क्रिकेट जहाँ पे मुल्कों ने इकट्ठे होना होता है, खेलना होता है, उसके अंदर आपने ये बेवकूफ़ाना चीज़ें दाखिल करके अब हर चीज़ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दी है। बांग्लादेश बिल्कुल अपने राइट पे है कि जनाब एक खातून जिसको हमने सज़ा दी हुई है आपने पनाह दी हुई है जी, लेकिन उससे अफेक्ट कौन होगा? क्रिकेट। अब देखते हैं BCCI क्या, इसका सॉरी BCCI कह दिया, फ्रॉइडियन स्लिप हो गया, ICC क्या रिस्पॉन्स देती है। वही BCCI की B टीम ICC क्या रिस्पॉन्स देती है, क्या वो उनको अकोमोडेट करते हैं? मेरा ख्याल है वो अकोमोडेट करेंगे। अव्वल तो वो कोशिश करेंगे वो रेजोल्यूशन निकल आए, लेकिन अगर नहीं रहा तो वो अकोमोडेट करेंगे। इससे इंडियन फैंस का लॉस होगा। जो एवरेज बंदा होता है ना बड़े मुल्कों में, वो जानवर नहीं होता, उसको आप उस तरह ना समझें जो आपको चीखते पुकारते लोगों की तरह रहता है। वो क्रिकेट देखना चाहता है, काम करना चाहता है, अमन में रहना चाहता है। उसको हम बार बार आग में झोंकते हैं। क्यों? अपने सियासी मफादात के लिए। अब मोदी सरकार परफॉर्म तो कर नहीं पाती मुल्क के अंदर, तो वो इस तरह के इश्यूज उठाती है, मस्जिद तोड़ दो, मंदिर बना दो, मुसलमानों के घर तोड़ दो, देखो बांग्लादेश वालों ने टेम्पल तोड़े तो हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे। अजीब बकवासियात, ठीक है। वही चीज़ पाकिस्तान में होती है। भाई इकॉनमी हमारी नहीं चल रही, गटर हमारे से बंद नहीं हो रहे, स्मॉग हमसे ख़त्म नहीं हो रही, और हम दुनिया को बता रहे हैं, सॉरी पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं जनाब बिल्कुल हमारा तो मसला ही कोई नहीं, हम तो दुनिया में मकबूल हो गए सर, जो हमारी लेवल बन गया है।
और कौम का इंटरेस्ट किस तरफ है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिन पे गलत 103 दिन उनको जेल में रखा जाता है, उनके 2-2 घंटे के इंटरव्यू में से हम सिर्फ वो पोर्शन काट के लोगों को दिखाते हैं इमरान खान वाला, और वो बंदा बार बार कह रहा है कि भाई ये जेल मैनुअल के मुताबिक ही हो रहा है कि जो उनको खाना मिलता है ये उनके एक बी कैटेगरी प्रिजनर होने के तहत चीज़ें होती हैं। और दूसरा, इमरान खान को जो हमने अलहदा रखा हुआ है एक चक्की के अंदर जहां उन्हें पूरा बैरक दिया हुआ है, वो कोई उनकी चॉइस से नहीं दिया हुआ, रियासत का फैसला है ना यार। तो ये एक अजीब सी दुनिया में हम चले गए। और रियलिटी ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक शरई असूल की फेलिंग हुई है वो इस्तिस्ना की हुई है कि पूरी मुस्लिम हिस्ट्री में आपको ये फतवात नहीं मिलते, और हम एक इस्लामिक रियासत हैं। अव्वल तो इंडिया के मुफ्तियों ने कह दिया कि पाकिस्तान कोई इस्लामिक रियासत नहीं, और जब ये सवाल अली भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मुस्लिम रियासत है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, ठीक है। और अली भाई ने रिसेंटली ये भी बात की जो इस्लामिक रियासत के अंदर कैसे जेल की सज़ा नहीं हो सकती, ये गैर इस्लामी होती है, बल्कि ये तो बात 1400 साल सच है। बरा तो हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे हमें इतना को ब्रेन रॉट कंटेंट फीड दिया जा रहा है कि हम अपने रियल क्रिटिकल इशू से दूर हटते जा रहे हैं। कराची में इतना बुरा हाल है, और मैं सोचता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं करता, इंटरेस्ट में नहीं है। वैसे कराची के बड़े बड़े सियासतदानों के बड़े बड़े चैनल हैं अपने, वो क्यों रिपोर्ट करेंगे? जिस तरह रियल एस्टेट टाइकून्स के बड़े बड़े चैनल हैं, जिस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मालिकों के बड़े बड़े चैनल हैं, तो वो क्यों रिपोर्ट करेंगे ये बातें? और सोशल मीडिया पे जो बकवास करता है उसको या पैसे दे दिए जाते हैं या उसको समझा दिया जाता है। हमने पैसे लिए हैं, ठीक है, तो काइंडली कोई जो हमें समझाना चाह रहा है प्लीज़ मत आए, हम ऑलरेडी पेरोल पे हैं। ये बातें हम अपने दिफा के लिए करते हैं। ऐसे ही सलमान भाई, ठीक, सलमान भाई के दिमाग में सोचेंगे ये पोर्शन तो मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ये जा अच्छा ठीक है। अब आते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप पे, इस सदी का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान। बेवकूफ़ मैं क्यों कह रहा हूँ? जो काम अमेरिकन एम्पायर खामोशी से करता था लेकिन करता था, उसको वो सरेआम आगे कर रहे हैं। क्यों? अकल। वो समझता है कि इससे मेरी मकबूलियत अमेरिकन पॉपुलेशन में बढ़ेगी, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन लगूंगा, हार्ड मैन हूँ। आप बहुत बड़े डफर हैं सर। ये जो नंगा नाच अमेरिका ने शुरू कर दिया है कि जनाब हम जो करेंगे जब करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, इससे सारी इंटरनेशनल लॉ ख़त्म। आपने रशिया को सिग्नल दे दिया कि ज़ेलेंस्की फड़िया जाता फाड़ लो। आपने चाइना को सिग्नल दे दिया जो ताइवान फड़कता है फड़क दो। आपने इंडिया पाकिस्तान को सिग्नल दे दिया कि जे तुसा एक दूसरे नाल कुछ माड़ा मोटा करना कर लो। आपने इसराइल ईरान को सिग्नल दे दिया जंग कर लो। तो आपने दुनिया को आग में फेंक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैं कितना कूल हूँ। मेन प्लेटफॉर्म्स जो प्रेसिडेंट के होते हैं वाइड, से वहाँ से वेलोसिटी टिकटॉक एडिट्स ला करें। ये जो अपने छपड़ी यूट्यूबर नहीं बनाते अपने फ्लेक्स मारते हुए कि मैं स्लो वॉक करता हुआ जा रहा हूँ और पीछे से सिद्धू मूसे वाले गाने लगे हुए। चले उन्होंने सिद्धू मूसे वाला गाना नहीं लगाया, लेकिन कोई पता नहीं वोटर बेस को अपीज़ करने के लिए वो सिद्धू मूसे वाला गाना भी इस्तेमाल कर ले। ये लेवल है, ठीक। और इंटरेस्टिंगली इनफ अब आपको बड़े समझदार लोग मिलेंगे ये बताते हुए कि जनाब वेनेजुएला में इंटरफेयर करना बनता था। मैं याद दहानी कराना चाहूँगा कि जब इराक में सद्दाम की गवर्नमेंट को गिराया गया था, जो एक जालिम आदमी था, ये वेनेजुएला वाला उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये वेनेजुएला वाला सोचता होगा राजो काश मैं सद्दाम बन सकूं, ये इनकी औकात थी, ठीक है। तो आपने सद्दाम को गिराया तो इराकी लोग जो अमेरिका ने उन्होंने सेलिब्रेट किया, दुनिया ने कहा कि यहाँ फ्रीडम आ गई है। आज इराक का जो हाल है ना वो आप देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में तो पूरा 360 हो गया, तालिबान को निकालना है, तालिबान बैठी है। तो ये वेनेजुएला में आप क्या रिजल्ट लेंगे मैं बताता हूँ। एक्सॉन मोबिल रिजल्ट लेगा, हैं जी, शेल ऑयल रिजल्ट लेगा, BP ऑयल रिजल्ट लेगा। वहाँ पे जो तेल के रिजर्व ने टैप करने हैं, ट्रंप साहब तो वो भी कहते हैं जनाब बिल्कुल हम करेंगे। मसलन हम मुतमईन भी हैं और बगैरत भी हैं कि अब हम मुंह पे आपे कहेंगे हम ये कर रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त कहते थे कि UN जाओ, UN बड़ी अच्छी चीज़ है जी, दुनिया में एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, अल्लाह का शुक्र है ये है। तो मेरा ख्याल है उनको सोचना चाहिए केड़े रूल्स सन, असल में ये थे ही नहीं कभी। ये जो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे, ये हमें एक झूठी कहानी पेश करते थे और सच्चाई हमसे छुपाते थे। अमेरिका ने ये हरकत हर जगह की, UN बनने के बाद भी की है। रशिया ने ये हरकत की है। एक इरेलेवेंट बॉडी में आज इजलास है जो एक इरेलेवेंट रेजोल्यूशन शायद दे दे, वैसे अव्वल तो वो भी मुश्किल है, और उसके बाद लोग बताएंगे देखें कितनी आलीशान बात है। UN ने कहा ये बिल्कुल गलत हुआ है। क्या UN
जो लोग कत्ल हुए हैं उनको ज़िंदा कर सकता है? नहीं। क्या जो अफ़गानिस्तान इराक़ में लोग शहीद हुए हैं किसी यूएन रेजोल्यूशन से वो ज़िंदा हो सकते हैं? नहीं। क्या अफ़गानिस्तान और इराक़ में तरक्की हो सकती है यूएन रेजोल्यूशन से? नहीं। ये एक झूठा कज़ाब मॉडल है जो हमारे पर नाफज किया गया। एक ही हल है, आप माने या ना माने, कि मुस्लिम रियासतें एक पेज पे आएँ, उनके लोग एक पेज पे आएँ और मुश्तरका दिफा करें, और कोई हल नहीं है। जो कहता है इसके अलावा हल है वो झूठ बोलता है या उसको इल्म नहीं है। देखें, अल्लाह ने पिछले 2 सालों में इतनी निशानियां दे दी आपको कि अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ। ये जो तेल लिया वेनेजुएला का, सऊदी अरेबिया को जान के लाले पड़ गए जी, क्योंकि सऊदी अरेबिया को पता है कि अब तेल की कीमतें पंप एंड डंप अमेरिका करेगा, उसे सऊदी अरेबिया फारग। यही जो बड़े जाके चूम चूम के मिलते थे बाइडन साहब को, ट्रंप साहब को, यही कतर वाले जिन्होंने 800 बिलियन की एग्रीमेंटें की हुई हैं, यही सर, यही जो शहबाज शरीफ साहब जाके अमेरिका को कहते थे जनाब डोनाल्ड ट्रंप इज़ माय फ्रेंड, सर उन्होंने आपको एक स्ट्रोक में फारग किया। लेकिन अगर हम ईरान का हाथ पकड़ते, लबनान का पकड़ते, यमन का पकड़ते, तो ये प्रॉब्लम शायद मिटिगेट होती। फ़लस्तीन गज़ा के लोगों का हाथ पकड़ते, नहीं। क्यों? कॉम्प्लेक्स, गोरी सरकार। साम्राज्य तो यहाँ से चलेगी, लेकिन साम्राज्य का मालिक होना ख़त्म नहीं हुआ, वो हमारे दिमागों में रेंट फ्री रहता है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहस की जाती है कि अरब कल्चर बहुत आ गया है काश अरब कल्चर आता था। यहाँ पे जो ब्रिटिश राज का कल्चर है वो कभी गया ही नहीं, और हम उसी तरह ऑपरेट करते हैं। और रियलिटी ये है कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि सेकंड स्ट्राइक भी वेनेजुएला में हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो वेनेजुएलन अब वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं, वो वही बातें करी जो पिछले बंदे कह रहे थे, और वो वही बातें कर रहे थे जो ह्यूगो चावेज़ कर रहे हैं। आप इख्तलाफात करें, मैं सोशलिज्म में कोई दुरुस्त नहीं समझता, मेरे ख्याल से नेशनलाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल होती है, एंट्रेंस ऑफ प्राइवेट बैंकिंग उस तरह नहीं होती, वहाँ पे फ्रीडम पहुँच जाती है। चाहे वो लिबिया हो, चाहे इराक़ हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, फ्रीडम दस्ती आती है। चाहे वो ईरान का लीडर हो जिसका लोगों को याद नहीं रहता, जो नेशनलाइज कर रहा था ऑयल को, शाह और ख़ामेनी के दरमियान, क्या नाम था उसका, मुसद्दे। तो ये फ्रीडम अब वहाँ पहुँच गई है। अब इंटरनेशनली मार्को रूबियो साहब संभालेंगे वेनेजुएला काम, और साथ ही ईरान, क्यूबा को भी वार्निंग्स और हाई अलर्ट पे भेज दिया गया है। अब जी एक इंटरनेशनल डिबेट शुरू हो गई है, जस्टिफाइड था कि नहीं। उनका जी वेनेजुएलन कंसेंट कोई नहीं था, सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज नहीं किया। जी बेवकूफ़ाना बातें, कोई चक्कर नहीं। इससे पाकिस्तान ने भी अपना स्टांस दे दिया कि जनाब सारी पार्टियों को तदबीर से काम लेना चाहिए। वाहिद जो नॉर्मल रिस्पॉन्स था वो नॉर्थ कोरिया का था, उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दी, प्रैक्टिस मिसाइल, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा ख़तरा और अलमी है। तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ पे बार बार हर चीज़ प्रूव कर रही है माइट इज़ राइट। ठीक है, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे ग्लोबल स्टेज of पॉलिटिक्स हो, माइट इज़ राइट के पर्सपेक्टिव में बड़ा ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसा इतिहाद बनाएं जहाँ पे मुस्लिम रियासतें इकट्ठी हों। मैंने कहा जी कुछ दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो ज़रा कर लें, थोड़ा सा हल्की सी आंच पे आपको डोज दे दें, क्योंकि आपको जितना मर्ज़ी ये सबक और पाठ पढ़ाया जाए कि 2026 में पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा, वो आपको ये नहीं बताएंगे टेक ऑफ करके वो लैंड कहाँ करेगा। जनाब अब इज़राइल को ग्रीन सिग्नल मिला है अमेरिका की तरफ से कि कोई आपसे इस तरह का ऑपरेशन होता है तो ज़रूर ट्राई कर लें, बाकी हम आपको बैक एंड बचाने के लिए हैं। बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है जी, दुआ कीजिएगा पूरी दुनिया के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और दुनिया के लिए जनरली ओवरऑल। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।